नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। अमूमन आपने देखा होगा कि ट्रेन में सवार यात्री सुविधाओं को लेकर नाखुश नजर आते हैं, लेकिन बुधवार को सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 साल बाद एक ऐसी ट्रेन पहुंची जिसकी सिटी आवाज सुनकर पूरा शहर खुशियों से झूम उठा। यात्री बेहद गदगद दिखे। क्या है इसकी वजह, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए। राम की नगरी से चलकर जानकी धाम पहुंची रामायण सर्किट ट्रेन का श्री राम के जयघोष से स्वागत। घंटी से गुंजायमान रेलवे स्टेशन। कोरोना काल के कारण करीब 2 साल बाद माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी में रामायण एक्सप्रेस बुधवार को पहुंची थी। रामायण एक्सप्रेस से आने वाले लोगों का सीतामढ़ी वासियों ने जमकर स्वागत किया। स्वागत में यात्रियों को फूल माला पहनाया गया। तिलक लगाकर उनको आशीष दी गई। चाय और बिस्किट भी परोसे गए। ट्रेन से आने वाले पर्यटक बेहद उत्साहित थे। का पालन पोषण हुआ। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। इतना अच्छा इंतजाम है और इतनी अच्छी यात्रा है कि हमारे यहाँ जिंदगी में पहली दफा देख रहे हैं आज। और बहुत सुंदर व्यवस्था है। भगवान राम की सीता जी मैया के दर्शन करने आए यहाँ पे। ट्रेन में बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बहुत बढ़िया। भूमि माना धर्म है साहब, ये तो धर्म स्थल है। रामायण ट्रेन की व्यवस्था से लोग गदगद थे और मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे थे। पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है मुझे और बहुत आनंदित है मन। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बड़ा पुण्य है, बड़ा सौभाग्य है कि मोदी सरकार ने ये यात्रा प्रारंभ की है। माँ भगवती के, सीता माता के जन्म स्थान के देखने के सौभाग्य मिलेगा, बड़ा ही पुण्य का फल मिलेगा। ट्रेन में सवार कुल 131 यात्री बसों के जरिए नेपाल के जनकपुर धाम के लिए रवाना हो गए। वहां से लौटने के बाद सभी यात्रियों को सीतामढ़ी के पुरौना धाम, जानकी स्थान, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकड़ सहित दूसरे तीर्थ स्थलों का दर्शन भी कराया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और देखिए रामायण सर्किट ट्रेन का रूट क्या है और इसका पड़ाव कहां-कहां है। ग्राफिक्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। रामायण सर्किट ट्रेन 17 दिन में 7500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। यात्रा का पहला पड़ाव दिल्ली से चलकर अयोध्या है, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या से ये ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जैसा कि बुधवार को ये ट्रेन पहुंची। सीतामढ़ी में जानकी जन्म स्थान और नेपाल स्थित राम जानकी मंदिर के दर्शन होंगे। इसके बाद ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगा। इसके बाद चित्रकूट और वहां से नासिक पहुंचेगी। नासिक के बाद प्राचीन किशिकंधा नगरी हम्पी अगला पड़ाव होगा, जहां अंजनी पर्वत स्थित हनुमान जन्मस्थली के दर्शन कराए जाएंगे। इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम से चलकर ये ट्रेन 17वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। और अब चलिए इस खबर के मायने को समझते हैं और आप ये भी समझिए कि रामायण सर्किट ट्रेन की खासियत आखिर क्या है और इसमें सफर करने के लिए आपको कितना किराया चुकाना होगा। देखिए, रामायण सर्किट ट्रेन में सफर के लिए आपको एसी फर्स्ट क्लास के लिए 1,02,095 रुपए देना होगा। सेकंड क्लास के लिए 82,950 रुपए चुकाने होंगे।
रामायण सर्किट ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एसी पर्यटक ट्रेन के यात्री कोच के अलावा 2 रेल डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक किचन कार और यात्रियों के लिए फुट मसाजर, मिनी लाइब्रेरी, स्वच्छ शौचालय और शावर क्यूबिकल की सुविधाएं भी इस दौरान उपलब्ध हैं। साथ ही सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर और सीसीटीवी कैमरे में हर कोच में उपलब्ध है। यात्रा की पूरी अवधि के दौरान आईआरसीटीसी की टीम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखती है। सभी पर्यटकों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर रखने के लिए एक सुरक्षा किट भी दी जाती है। आईआरसीटीसी ने 4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अब 16 नवंबर को दूसरी ट्रेन रवाना होगी, 25 नवंबर को तीसरी ट्रेन, 27 नवंबर को चौथी और 20 जनवरी से 5वीं ट्रेन चलाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात बालू की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आज बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का फैसला सुनाया है। राज्य के राजस्व को नुकसान को देखते हुए कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया है। दरअसल बालू खनन को लेकर राज्य सरकार ने जो फैसला किया था उसको एनजीटी ने अपने गाइडलाइन के खिलाफ माना था और इसी वजह से बालू खनन के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। गंगा से बालू की ऐसी डकैती अब देखने को नहीं मिलेगी। बालू चोरी की ऐसी तस्वीरें शायद देखने को नहीं मिलेंगी। उम्मीद है कि पीले सोने का काला कारोबार में अब खून भी नहीं बहेगा, साथ ही निर्माण को रफ्तार मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है कि बिहार सरकार खनन विभाग के माध्यम से बालू के खनन को संचालित कर सकती है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें न्यायालय ने यह कहा है कि खनन पर पूरी तरीके से बैन लगाने से सरकार को खजाने का भारी नुकसान होता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह अवैध खनन हो रहा था और लोगों के बीच संघर्ष देखा जा रहा था, इससे कई लोगों की जानें भी गई हैं। तमाम बिंदुओं पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब वैध खनन पर रोक है तब अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहा है, जिसका परिणाम यह है कि रेत माफिया के बीच संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार लोगों की जान जैसे मामले सामने आते रहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियों के लिए बालू बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार सरकार ने 16 जिलों में बालू बंदोबस्ती का प्रस्ताव 1 अक्टूबर को मंजूर किया था, लेकिन एनजीटी की आपत्ति के बाद बालू घाटों का टेंडर रोक दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुनियादी ढांचे के निर्माण और निजी निर्माण गतिविधियों को बालू का बल मिलेगा, साथ ही सरकार का खजाना भी भरेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार को आखिर क्या फायदा होगा, इसके मायने को समझते हैं। सबसे पहली बात, बिहार सरकार का राजस्व बढ़ेगा तो विकास के काम में तेजी आएगी। बालू की कमी की वजह से निर्माण कार्य रुके हुए थे। सड़क, पुल, पुलिया के निर्माण में बाधा आ रही थी और अब बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी आएगी। आम लोगों को भी राहत मिलेगी। रोक की वजह से बालू की कालाबाजारी भी सरेआम चल रही थी। चोरी छिपे बालू की बिक्री हो रही थी। बालू माफिया मनमाने तरीके से बालू का दाम वसूल रहे थे। लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे थे। ये सारी दिक्कतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दूर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ड्रग्स मामले को लेकर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की। नवाब मलिक ने एक नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के रास्ते देश में ड्रग्स की तस्करी हो रही है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले मुद्रा से ड्रग्स पकड़ा गया और फिर द्वारका से 350 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। क्या ये केवल संयोग है?
सुनिए नवाब मलिक ने गुजरात को लेकर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। मुंद्रा के बाद द्वारका में भी 350 करोड़ के ड्रग सवाल उठता है। कहीं ड्रग का खेल गुजरात से तो नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में 2 ग्राम 3 ग्राम की कार्रवाई फिल्म वालों को परेड कराकर लोगों का ध्यान विचलित किया जाए और गुजरात से ड्रग का खेल चलता रहे, ये शंका लोगों के मन में। गुजरात समुद्र के रास्ते आ रही है, गुजरात से ही पूरे देश में उसको फैलाया जा रहा है। तो डीजी एनसीबी इस विषय को गंभीरता से लेंगे, इसकी गहराई से जांच करेंगे और गुजरात ड्रग कनेक्शन क्या है ये देश के सामने लाएंगे। जो गुनहगार हैं उन्हें। दरअसल गुजरात पुलिस ने पाकिस्तान से लाई गई 313 करोड़ की हेरोइन और ड्रग्स को जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इससे पहले मंगलवार को ठाणे निवासी सज्जाद घोसी को खंबालिया शहर से एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक गुजरात कनेक्शन वाले आरोप पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने ट्विटर के जरिए पलटवार किया है और लिखा है कि मलिक जी, ड्रग माफिया सज्जाद अब तक किसके इशारों पर मुंबई में बेखौफ होकर ड्रग्स का कारोबार चला रहा था, इसकी जांच करवाइए। गुजरात पुलिस पर मुझे गर्व है कि उन्होंने गुजरात में ड्रग्स घुसने से पहले पकड़ लिया है। कई साल से ड्रग्स माफिया सज्जाद सब्जी बेचने की आड़ में ड्रग्स बेचकर महाराष्ट्र के युवाओं की जिंदगी तबाह कर रहा था। ऐसे मुजरिम के पकड़े जाने से आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको तो गुजरात पुलिस पर फक्र होना चाहिए कि ये ड्रग्स महाराष्ट्र पहुंचने से पहले जब्त कर लिया गया। पंद्रह नवंबर को देश भर में बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस पर अपनी सहमति दे दी है। केंद्र के इस फैसले के बाद क्या सोचते हैं ट्राइबल? पहले रिपोर्ट के जरिए देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए। बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार यहाँ उलिहातू गांव आने के लिए सोचे हैं तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करती ये हैं जॉनी कुमारी मुंडा। जॉनी भगवान बिरसा मुंडा की परपोती हैं, जो केंद्र सरकार के उस फैसले से काफी खुश हैं जिसमें निर्णय लिया गया है कि 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह का फैसला कभी हुआ था पूर्व में? नहीं हुआ था, अभी तक तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। और कुछ बताना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरह से जो सम्मान है शहीदों का वो तो हमेशा होता ही है, होना तो हमेशा चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं कर रही थी, तो कुछ और भी बोलना चाहिएगा सरकार से। सरकार से वही बोलना चाहेंगे जैसे शहीद जितना भी शहीद हैं उनको जैसे सम्मान मिल आदर्शों को याद रखना चाहिए और जैसे सम्मान मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार के फैसले से सिर्फ जॉनी मुंडा ही खुश नहीं है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उनके पैतृक गांव उलिहातू सहित प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। लोगों का कहना है कि जनजातीय समुदाय को लेकर केंद्र से पहली बार पहल की गई है, जो वाकई ऐतिहासिक है। सबसे पहले तो मैं अपने मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतना अच्छा और बहुत ही प्यारा निर्णय लिया है। इससे अभी हमारे समाज में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ था, हमारी स्वतंत्रता। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को ही झारखंड का गठन हुआ था और मुंडा जनजाति के बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को ही हुआ था।
बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और आजादी के आंदोलन में अपना बड़ा योगदान दिया। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। केंद्र के इस फैसले से आदिवासियों का आत्मबल बढ़ेगा। 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरती आबा को याद कर रहे थे और धरती आबा का अर्थ होता है पृथ्वी के पिता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।